सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि कराची की किस्मत अब बदलने जा रही है। कराची में जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, खटारा बसें चल रही होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर, अब वो बदलने जा रही हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन बस मनसूबा जिसका इफ्तिताह तो वैसे बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये 2016 में मनसूबा स्टार्ट हुआ था और कहा जा रहा था 1 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ और अभी भी ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर में शायद ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। 40 बसें पहुंच गई हैं और बहरी जहाज जो कि 40 ग्रीन लाइन बसों से लदा हुआ है वो पहुंच गया है और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसके बाद ड्राइवर्स को तरबियत दी जाएगी और उसके बाद कराची में वही बसें चलेंगी और लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं उनके लिए यकीनन बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कराची के मुकाबले में लाहौर में जो बसों का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है और वहाँ पर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं उनका यही कहना होता है कि उनके लिए हालात बड़े बेहतर हैं। लगारी साहब, अब जो मंसूबा शुरू वैसे तो बड़े देर 2017 में शुरू हो जाना था, अभी तक शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगले 2 माह में शायद शुरू हो जाएगा। बसें पहुँच गई हैं 40, अक्टूबर में 40 और पहुँच जाएंगी। अब आपको लग रहा है कि कराची की किस्मत वाकई बदलने वाली है? एक तो ये कि 40 हूँ या 80 हूँ, वो बसें कराची की किस्मत नहीं बदल सकती। कराची को कम से कम 5000 बसों की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने ही यहाँ गवर्नर हाउस में मियाँ नवाज शरीफ ने हमारे रूबरू हम मौजूद थे जब इस मंसूबे का ऐलान किया था और अगले साल वो मंसूबे पर काम शुरू हो गया था 2014 में, और वो उसको मंसूबे को मुकम्मल ना कर सके, लेकिन बड़ी हद तक मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो चुका था। जब ये है इन्होंने अपने 3 साल और लगा दिए और मंसूबा वहीं का वहीं पड़ा रहा और चीज़ें और आगे ना बढ़ सकें। अब भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं है। नुमाइश तक जब गाड़ियां पहुंचेंगी तो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगी, वो टर्न कैसे लेंगी, वो वहाँ से फिर जब वापस आ रही होंगी तो किस तरह से, अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। हम इस रोड के साथ साथ और इस पुल के साथ साथ और फ्लाई ओवर के साथ साथ सफ़र करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जनाब किस तरह से ये सफ़र होगा और जो ऊपर बैठे होंगे वो किस तरह से सफ़र करेंगे। अभी तक उसको बनाना बाकी है। ये कह रहे हैं कि 2 महीने लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 महीने से ज़्यादा अरसा लगेगा कि वहाँ पर मेरीवेदर टावर तक पहुँचने में इसको 1 साल और लग सकता है। हाँ, कम से कम 1 साल और लग सकता है, तब ये जाकर पहुँचेगा। अगर एक अच्छी रफ्तार से काम हुआ तो, एक ऐसी रफ्तार से काम हुआ कि शहर का जो लोग जा रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हों और आपकी तामीरात भी होती रहें। तो यहाँ से देखें ना, नुमाइश से आगे आप जाएं तो कैप्री सिनेमा है, उससे आगे जाएं तो सईद मंजिल है, सईद मंजिल से पहले तिब्बत सेंटर है, फिर सईद मंजिल है, फिर उसके बाद वो जो है आपका जामे क्लॉथ मार्केट है, जामे क्लॉथ मार्केट से खालिद दीना हॉल है, खालिद दीना हॉल के साथ ही जो है वो KMC का हेड ऑफिस है, KMC का कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है, उसके आगे जो है वो बोल्टन मार्केट है, बोल्टन मार्केट के बाद जाकर जो है वो टावर का आता है। तो इतना बहुत लंबा सफ़र, ये कैसे उसमें एक फ्लाईओवर बनाएंगे और फ्लाईओवर को ले जाएंगे। आपने अच्छा किया ये बसें लाकर खड़ी कर दी। अब इस बात का ध्यान रहे, ख्याल रहे, मैं बहुत संजीदगी से वफाकी हुकूमत से, कराची एयरपोर्ट ट्रस्ट से, यहाँ के तमाम अफराद से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन बसों को बचा कर रखना आपका काम है। ऐसा ना हो कि इनके पुर्जे चोरी हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, बसें बीच में खचाड़ा बचा कर रख दी जाएंगी। यहाँ पर हर चीज़ इसी तरह से हो जाती है। मैं अर्ज़ करता हूँ कोई भी हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की, चाहे वो अपना मौजूदा हुकूमत हो, इन हुकूमतों में जो आपके जब सरकारी तहवील में हुकूमतें चीज़ें होती हैं तो उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। वो जो गाड़ियाँ होती हैं, आप बताएं कितने आपके जो हवाई जहाज़ हैं वो खड़े हुए हैं और वो नाकारा हालत में। 3000 का पुर्जा, 3000 पाउंड का पुर्जा नहीं लिया जाएगा। अगर पुर्जा 3 लाख पाउंड का है तो उसमें कमीशन अच्छा मिलेगा। तो या डॉलर का, $3000 का, अगर $300 का, $3000 का एक पुर्जा चाहिए होगा तो उसको लेने में बहुत
ली तो लाल से काम लिया जाएगा, कौन उसको अब जाकर बर्दाश्त करे, कौन टेंडर दे। अब 300 का पुर्जा भी लेना है, जहाज़ खड़ा हुआ है, ये पुर्जा भी लें, अब हम इसको, इसमें हमें क्या मिलेगा इसमें से, ये रहता है। इन बसों के मामले में भी इस बात का खदशा मौजूद है कि खुदा ना करे मेरी कोई इन पर ना तो टाउन करना है, ना इनके बारे में कोई गलत बात करना है। इन बसों को उन अफराद से जिनकी निगरानी में दिया जाए, बार बार चेक किया जाए उनकी, वो अगर बाकी रह गई तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद सड़कों पर भी आएंगी, अगर वहीं गल गई तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, फिर हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। तो लगाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले मनसूबा मुकम्मल होता, रोड मैप पूरा तैयार होता, उसके बाद बसें मंगवाई जाती? ये इवेंट कैसे होता, ये इवेंट कैसे होता जो अभी आज इवेंट हुआ है? यहाँ पर एक वज़ीर साहब और एक गवर्नर साहब जो है वो जाकर जो उन्होंने एक मीडिया के सामने और दुनिया के सामने दिखाया है कि हम ये कर रहे हैं, ये फिर कैसे होता? इनको बहुत जल्दी है। यानी BRT को अधूरा, इनकम्प्लीट उन्होंने उसका इनॉग्रेशन कर दिया था, बाद के हालात में क्या होता रहा है, और यहाँ पर जो है अभी मंसूबा पूरा नहीं हुआ है। और गांव में कहते हैं कि जी मस्जिद अभी तामीर ही नहीं हुई है, मौलवी साहब पहले आ गए हैं। तो अभी तो आपकी भाई ग्रीन बस की आप लाइन तो मुकम्मल करें, उसके बाद ले आए बसें, चलाएं बसें, अच्छा है। आप अगर सितंबर में नहीं लाए, अक्टूबर में आपने वादा किया था जून का, जनाब ये जो हमारे असद उमर साहब हैं इनका वादा था जून का, जुलाई में नहीं आई, अगस्त में नहीं आया, सितंबर में आपने बसें बुला ली, वो मुकम्मल नहीं हुआ। वो आपका जो पूरा ग्रीन बस का जो आपका रास्ता है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी उसको मुकम्मल होने में वक्त पड़ा हुआ है। अल्लाह करे कि आप नवंबर में, दिसंबर में, अगले साल के जनवरी में शुरू कर पाएँ, लेकिन लगता बहुत मुश्किल है। और हम यहाँ बैठे हैं, मैं उठकर इनको सल्यूट करूँगा कि जनाब इन्होंने ये मुकम्मल कर लिया है, लगता नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है। और ये कि इस सारे चक्कर में बसें आ जाएं और फिर बसों का पता चला कि बसों के लिए फिर अलग टेंडर देना पड़े, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ये खदशात मौजूद है। कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होना लगाई साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक जो 100 गंदे निज़ाम है ट्रांसपोर्ट के, उसमें कराची का निज़ाम भी शामिल है। कराची का निज़ाम सबसे अव्वल में होगा। इस शहर के अंदर तो कोई मास ट्रांजिट का कंसेप्ट तक नहीं है। एक ज़माने में ऐसा होता था, कराची की आबादी सिर्फ, कराची की आबादी मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ 51 लाख थी 1981 के सेंसस के मुताबिक। कराची में हज़ारों बसें, मिनी बसें, कोचेस और एक सर्कुलर रेलवे लाइन चलती थी, और वो जो वज़ीर मेंशन और साइट और औरंगी और नात नाज़ाबाद और उसके साथ जो है लियाकताबाद, गिलानी स्टेशन, यहाँ से होती हुई उस पर शारे फैसल के करीब से गुजरती हुई जाकर मेन लाइन से मिलती थी। एक तो ये थी जो सिटी स्टेशन से चलती थी, शहर के अंदर से होकर आती थी। उस वक्त आबादी 51 लाख थी। अब आपको 4 गुना ज़्यादा फैसिलिटी के साथ 4 किस्म की आपको ये ट्रेनें चाहिए हैं। आपको अंडरग्राउंड ट्रेनों की ज़रूरत है। हम गए थे कोई 15-20 साल पहले तेहरान में, वहाँ पर जनाब वो लगी हुई थी, आप वहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही है। उस वक्त 38 से अब तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा स्टेशन हो गए हैं, और वो कवर कर रही है एक प्रेशर को, वो ट्रैफिक का प्रेशर जो उसको कवर। दिल्ली में, बम्बई में, हर जगह पर जो है इस तरह का सर्कुलर रेलवेज भी चल रही हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन भी चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ कराची को ये समझ लिया गया कि ये वो गाय है जिसको घास की ज़रूरत नहीं है, इससे दूध लेना है, और दूध भी लेने, अब आखिर में ये गोश्त खाने के चक्कर में है। तो मेरे ख्याल में सारी हुकूमतों को मिलकर इसको पूरा करना चाहिए। कराची के लोगों की मोबिलिटी एक मसला बन गई है। लोगों ने हल क्या निकाला, एक बाइक ले ली, उसके ऊपर 8 बंदे एक साथ बैठे, खातून खाना भी, 6 बच्चे भी, मियाँ साहब भी, एक ही गाड़ी में बैठकर वो सफ़र कर रहे हैं। या रिक्शा ले लिया किसी फैमिली ने, उसमें उन्होंने 8-10 आदमी बिठा दिए, इस तरह से वो सफ़र करते हैं। तो अगर ये सफ़र रहा आपके शहर में लोगों का, तो फिर सफ़र ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी खान साहब की तरजीहात में तो रोड्स बनवाना है भी नहीं, माजी में वही हमेशा कहते रहे हैं कि कौमें तरक्की नहीं करती हैं सड़कें बनाने से। जी हाँ, और अब भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। वो एहसान इकबाल मुकम्मल कर गए थे। ये जो आपका M5 है, सक्खर से आप मुल्तान तक जाएं, ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, और 3 घंटे में आप पहुँचते हैं। 8 से 9 घंटे का सफ़र था, वो आपको करना पड़ता है, आप करते हैं 3 घंटे में। वो सफ़र कम हो गया, और इतनी शानदार है कि आप उस रोड पर गाड़ी किसी भी रफ्तार से चलाएं, आपके लिए कोई मसला नहीं होता है। अब
एक सक्खर से हैदराबाद मसला है, वो मसला बना हुआ है, वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि इसको कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा। जो हमारे यहाँ जिन लोगों ने हैदराबाद से कराची तक बनाया, वो चाहते हैं कि ये हम बनाएं। वो भी कराची और हैदराबाद के दरमियान बनने वाली मोटरवे तो खटारा हो चुकी है, अब तो उस पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं होता है। ये हो गई ये सूरत हाल। वो जो है अपना सक्खर मुल्तान मोटरवे वैसा ना कोई बना सकता है ना कोई बनाएगा। और इमरान खान साहब तो वही कहते हैं ना कि सड़कें बनाने से कौमों की तामीर नहीं होती है। कौमों की तामीर लोगों के बिलों में 45% इजाफे से होती है, तो वो काम वो कर रहे हैं। लोगों को खाने के लिए एक निवाला लो, उनकी चमड़ी उतार लो, ये इससे कौमों की तामीर होती है। और नून लीग वाले ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि तमाम जो मंसूबे थे वो हमारे दौर में शुरू किए गए और ये लोग सिर्फ हमारे ही मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगा रहे हैं। तो और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ग्रीन बस का मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था और जितना अब मुकम्मल है इतना ही मुकम्मल। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने वाइट वॉश तक नहीं किया, इन्होंने कहीं इसको नहीं किया कि जनाब हम उसके बेहतर कर लें। वो जो उनने शायद आर्डर दिए हुए थे एस्केलेटर्स के और वो जो खुदकार जीने उनके, वो जीने लगे हैं कहीं ना कहीं, कहीं हमने देखे हैं कहीं नहीं देखे हैं। तो वो जीने जो हैं इनके ज़रिए आपने कमाल किया है कि वो बना दिया है। तो ये मनसूबे मियां नवाज शरीफ का था, कराची में था। हमारी सिंध हुकूमत को ऐसे मंसूबे देने चाहिए थे। वो कोई ऑरेंज ट्रेन दें, वो ग्रीन ट्रेन दें, कोई येलो ट्रेन दें, किसी किस्म की वो ट्रेन दें शहर को, और शहर के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और शहर को ओनरशिप दी जाए। ये नहीं है कि जनाब आप जो है वो 30 साल 40 साल तक जो है इस शहर को एक ही काम दिया गया कि बस को हर जगह पर लूटो, इन लोगों से जाकर पैसे लो, हर तरह का काम करो, कब्ज़े करो, फिर कब्ज़े छुड़वाओ। इसी काम में शहर जो है वो लगा रहा है। शहर इस मुसीबत से अभी तक निकल नहीं पाया है। शहर के बहुत बुरे दिन रहे हैं और बहुत बुरे दिन इस वक्त भी गुजर रहे हैं। इस शहर को अगर आपने आगे चलना है तो इस शहर के ओनरशिप दें, और जो पार्टी उसको ओनरशिप देगी उसके कामों के लिए, ये नहीं कि उसको खाने पीने के लिए। इस शहर को खाने पीने की चीज़ समझ लिया है और तमाम स्टेक होल्डर्स ने ऊपर से नीचे तक ये समझ रहे हैं और कि जनाब इससे जितना माल निकाल सकते हो निकाल लो। अब इसी तरह किया जा रहा है। सही। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कराची आज आए हैं और सोशल मीडिया पर लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हुई और कराची को बसें मिल गई। ये मनसूबा तो PMLN का था ना, हम इसका एतराफ़ करते हैं, और उनके आने पर बसें आई हैं तो शगुन होगा कि शहबाज शरीफ साहब के आने पर ये, और वो आए थे, वो असल में जाना चाह रहे थे पहले ढाढर में, खुशदार में जनाब अताउल्लाह मेंगल साहब के इंतकाल पर उनकी ताज़ियत करने के लिए। और उसके बाद जो है वो उनको ये बताया गया था कि जनाब अख्तर मेंगल जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, कराची में होंगे। तो फिर वो कराची में आए और हम भी क्योंकि हम एक हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, हम वहाँ पहुँचे थे और अख्तर मेंगल साहब से हमने ताज़ियत की। तो हमें मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो हम फ़ौरन निकल आए थे कहीं वहीं न फंस जाएं। तो हम वहाँ से निकल कर आए और फिर उसके फ़ौरन बाद अपना शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरे ख्याल है कि शहर सबका है, शहबाज शरीफ का भी है, अपना अख्तर मेंगल साहब का भी है और दीगर लोगों का भी है। इस शहर को ओनरशिप चाहिए। और इस शहर की एक और खूबी है कि शायद पंजाबी तो सबसे ज़्यादा ना हूँ, लाहौर से ज़्यादा तो पंजाबी यहाँ नहीं हो सकते हैं, लेकिन पठान पाकिस्तान में सबसे बड़ा पठानों का शहर ही है। अच्छा। बलोचों का सबसे बड़ा शहर यही है, सराइकियों का सबसे बड़ा शहर यही है, सिंधियों का सबसे बड़ा शहर यही है, उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर यही है। यार सारे मिलकर इस शहर को ओनरशिप दें और उस शहर के बारे में ये ना सोचें कि इस चिड़िया से हमने क्या लेना है। तो इसकी ओनरशिप, इस शहर को ओनरशिप दी जाए और इस शहर को तामीर किया जाए, बनाया जाए। ये शहर वो था जिसमें रोज़ाना सुबह के वक्त इसको धोया जाता था। और हांगकांग से जब बादशाह आए थे, जब थाईलैंड से बादशाह आए थे, उन्होंने कहा मैं एक चीज़ लेकर जा रहा हूँ, अपने दिल में एक हसरत लेकर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैंकॉक को मैं कराची जैसा खूबसूरत शहर बनाऊँ। अच्छा। ये उन्होंने 1962 में कहा था। और अब उस बात को अगरचे ये तकरीबन 59 साल हो चुके हैं और आप जाकर देखें कि बैंकॉक कैसा हो गया है,
और आप देखें कि कराची कैसा हो गया। अफसोस होता है बिल्कुल। चलें अब एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। लगाई साहब, पीसीबी ने अब बड़े दबंग फैसले दिए हैं और न्यूजीलैंड सीरीज़ तो मनसूख हो गई है, लेकिन जो T20 टूर्नामेंट है वो बड़े पैमाने पर करवाने का फैसला किया गया है। मुल्तान से उसको रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा और 23 सितंबर से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और इसको बड़े पैमाने पर अब करवाया जाएगा। मेरे ख्याल में इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। हमारी टीम की एक अफसोसनाक सूरत हाल ये रही है कि इसको 26 साल से न होम क्राउड मिल रहा है न होम ग्राउंड मिल रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब आपने पीसीएल के कुछ मैच खेले और इतने ज़्यादा पहरे लगाए, ये किया वो किया, उसमें लोगों को भी जहमत हुई, लेकिन लोगों को स्पोर्ट्स देखने का मौका नहीं मिला। हमारे पास और है क्या? हॉकी हमारी जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गई। फुटबॉल हमारे यहाँ होती नहीं है और जो बाकी देहात में और शहरों में जो गेम्स होती हैं वो होते नहीं हैं। इंडोर गेम्स का बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ लोगों के खुश होने के लिए स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, मौसीकी, मैं अभी भी देख रहा था, कई दिनों से मुझे अफसोस होता है, ढाका का जो फोक फेस्टिवल होता है उसके अंदर लाखों इंसान शरीक होते हैं और पाकिस्तान समेत वहाँ के पूरे रीजन के फनकार आते हैं। पाकिस्तान के फनकारों की बड़ी तादाद जाती है। इन फनकारों का ये नहीं होगा कि हमारे यहाँ आकर बंगाली फनकार गाएं, हमारे यहाँ आकर नेपाली फनकार गाएं, हमारे यहाँ आकर श्रीलंका के। मैं मालदीव के एक दूर उफ्तादा जजीरे में गया, मैंने कहा कि जी मुझे सराइकी में गीत सुनना, उसने फ़ौरन शुरू कर दिया चना किथा गुजारी यही रात में। और वो वहाँ का लोकल मालदीव का मालदीव की ज़ुबान बोलने वाले फनकार था, उस फनकार ने जो है वो शुरू कर दिया गाना। हम आस पास के लोगों तक से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके साथ हमारा कल्चरल एक्टिविटी है ही नहीं है। एक ज़माना होता था कि हमारे ताइफ पे जाते थे कल्चर और किसी जगह पर, अब तो हमें सिर्फ एक पता चलता है कि जो उधर से जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका फिर हशर करेंगे। इस तरह की बातें आती हैं। हमें सिर्फ तलवारों के और बंदूकों के साए में रखा हुआ है और हमें पूरे मुल्क के अंदर अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, वो ये कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी का, अभी कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और उन्होंने ये बयान दिया है, वो ये कहते हैं अब होम सीरीज़ भी अपने वतन में करवाई जाएंगी और साथ साथ उन्होंने जो न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। वो ये कहते हैं कि जो भी होम सीरीज़ होगी उसके लिए हम कोई न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन नहीं देंगे, जो दूसरा बंदा ऑप्शन देगा हमारे मुल्क में ही होगी। नहीं, ये आपका अज़्म अच्छा है, आप इस एक्टिविटी को तो और बढ़ा सकते हैं ना। आपने क्रिकेट के हद तक ये फैसला किया तो आप म्यूज़िक महफिलें करें ना, इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, इसी रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर, इसी यहाँ पर कराची के नेशनल स्टेडियम के, आप इसके अंदर ये एक्टिविटी तो करें ना कि आप कल्चरल एक्टिविटी करें, लोगों को बुलाएं। एक दफ़ा हुआ था 1996 में, आज से बहुत पहले, कुछ 26 साल पहले, 26-27 साल पहले यहाँ पर आए थे। हमने उस वक्त पहले देखा था कि शहजाद राय एक बच्चे की तरह आया था, उसको हमने सुना था, और बहुत से और फनकार थे। आप अपने फनकारों को बुलाएं, कोई स्पेस दें, कोई जगह दें, लोगों को हंसने का मौका दें, लोगों को एंटरटेन होने का मौका दें। अगर आप इस तरह से रखेंगे कि जनाब हमें वो इतला मिलेगी किसी न किसी इदारे की तरफ से, वो फलां जगह पर धमाके का खतरा है, फलां जगह पर हमले का खतरा है, तो फिर क्या होगा? लेकिन इस वक्त तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है ना, अपनी साख को बचाना, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई है, तो अब वो इसी चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं ना, इसी के लिए बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं ताकि क्रिकेट जो है, कह रहा हूँ कि दुनिया को कायल करने के लिए आप तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करें कि देखो हमारे यहाँ म्यूजिक हो रही है, देखो हमारे यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, देखो हमारे यहाँ हॉकी हो रही है, देखो हमारे यहाँ फुटबॉल हो रही है। आप पाकिस्तान सतह पर क्यों फुटबॉल का एक टूर्नामेंट नहीं रखते हैं? और आप मुशायरे, कैसे कैसे मुशायरे हुआ करते थे हमारे शहर में, अब आप देखते रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने में, साल में MQ में एक मुशायरा करा लेती है, उसमें लोग जो है वो जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, लोगों का एक और वो होता है। या फिर हमारे यहाँ कभी कभी एक्टिविटी होती है तो, या अक्सर अब तो कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है, वरना फिर आर्ट्स काउंसिल रह गया है कि जहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है। लेकिन लोगों को बड़ी तादाद में एक्टिविटी की ज़रूरत है। आपके सिनेमे नहीं हैं, आपके थिएटर नहीं हैं, आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लोगों को एंटरटेन कर सके। बिल्कुल। और इवन जो जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो के मुकाबले जीते गए और इतना आगे तक जेवलिन थ्रो में हमारा खिलाड़ी गया भी, हमें तो इससे पहले इन गेम्स का पता ही नहीं था। हमारे बच्चे ने किस तरह से, किन हालात में, कौन सी मुश्किलात से, वो किस तरह से वो इस पूरे के पूरे उन्हें तरबियत ली, खुद
ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने आपने कभी आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, थर के इलाकों में जाएं, एक ज़रा सा पानी की एक बूंद गिरती है और मालूम होता है कि रियली आप ये समझेंगे, थर पारकर में एक बारिश हो जाए, उसके बाद आप थर पारकर जाएं या चोलिस्तान में जाएं, रोही में जाएं, आपको लगेगा कि जनाब ये स्विट्ज़रलैंड है, हम पाकिस्तान में नहीं है। रियली ऐसा होता है कि जब आप थर पारकर में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए, ये ज़मीन पाकिस्तान का हिस्सा, यानी पाकिस्तान में ऐसी हरियाली का तो तस्वुर ही नहीं होता है। सिर्फ एक बूंद पानी की ज़रूरत होती है, एक बारिश की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये सूरत हाल होती है। तो हमारे यहाँ ये पोटेंशल जो कुदरत ने रखा है, और हर चीज़ कितना ही पोटेंशियल, थोड़ा सा आप बच्चे ने कौन सा उसके माँ बाप की आपने हालत देखी थी, जिस घर के अंदर वो टीवी देख रहे थे, आपने देखा था उस बच्चे के किस तरह के हालात थे, उसके बावजूद उसने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। फिर एक बच्चा जो है वो 2 मरतबा वहाँ पर एक अवार्ड लेता है और 2 मरतबा बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में कामयाबी हासिल करता है। तो हमें उन लोगों को, ये खुदरो पौधे हैं, खुदरो पौधे होते हैं जो खुद ब खुद उगाते हैं, उनको ना पानी दिया जाता है, ना उनकी निगरानी होती है, ना उसकी देखा जाता है कि कोई ऐसा ना कोई जानवर आकर इस पौधे को खा जाए। सब चीज़ों के बावजूद पौधे आकर खड़े हो जाते हैं, स्टैंड कर रहे होते हैं कि जी हम हैं, मौजूद हैं। तो हमारे लोग इस तरह से आते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ कौन से इदारे हैं जो लोगों को मौसीकी सिखाते हैं? इस वक्त पूरे बड़े शहर में मौसीकी का सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान। खिलाड़ी, क्या हमारे इन खिलाड़ियों का कोई इनका, हमारे जो वो हैं क्रिकेट के जो कप्तान हैं हमारे, मतलब इनका कोई और है जो इनका मुकाबला करने वाला हो? बिल्कुल। शादाब का कोई मुकाबला करने वाला हो सकता है, हफीज़ का कोई मुकाबला करने वाला हो सकता है। हमने इनको हालात दिए हैं कि आप क्रिकेट खेलो, हमने तो हालात नहीं दिए, लेकिन वो खुद क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे इसी तरह से एक ज़माना होता था कि पूरी की पूरी 11 हॉकी के 11 खिलाड़ियों की टीम के हमें नाम याद होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन कप्तान है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। चलें ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ इंडिया के हवाले से बात करेंगे। इंडियन मीडिया का काम है पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना, और अर्नब गोस्वामी उन्होंने तो हद ही ख़त्म कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भी फिर करारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि काबुल के सेरीना होटल में 5वीं मंजिल पर ISI के लोग मौजूद थे, और उसके बाद पता ये चला कि जो काबुल का सेरीना होटल है वहाँ पर तो मंजिलें ही सिर्फ 2 हैं। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को पाकिस्तानी तज्जियाकार ने करारा जवाब दिया। उनके अपने ही लाइव प्रोग्राम में उनकी लाइव बेइज्जती हुई। पहले आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। अर्नब गोस्वामी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि 5वें फ्लोर पर ISI के लोग मौजूद थे, जबकि काबुल का जो सेरीना होटल है लगारी साहब, उसमें तो सिर्फ 2 मंजिलें हैं। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं या ओवर एफिशिएंट होना? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो पागल है। हमारे यहाँ भी बहुत से पागल हो सकते हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा पागल है, दुनिया भर का पागल है। इसको आप एंकर समझे या इसको कोई तज्जियाकार समझे या इसको कोई भी समझे, एक तो पागल शख्स है। इसके बारे में कोई बात भी सोचना चाहिए। ये टूल है। अच्छा, मैं मतलब हल्फन कहता हूँ कि मुझे इस पर वो नहीं है, लेकिन मेरा किसी भी इस तरह के इदारों से कभी तालमेल नहीं होता है, कभी गुफ्तगू नहीं होती है, कभी हम जाकर इस तरह की बात नहीं करते। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इनको सोर्स बनाएंगे अपने इदारों के या अपने सिक्योरिटी के इदारों के। भाई उनका अपना काम है, वो करते रहे, हमारा अपना काम है, हम करते हैं। तो क्या ये राह ने ऐसे चूहे पाल रखे हैं, ऐसे जाहिल पाल रखे हैं, ऐसे गधे पाल रखे हैं कि जनाब वो जो सूरत हालत उसका पता ही नहीं होता है कि आप यूँ जाएं और 5वें फ्लोर के ऊपर एक 6ठा फ्लोर है, फिर एक 7वां फ्लोर, इस तरह की कहानी सुनाते जाओ। भाई नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर तो वो आपको बताया सरीना की 2 ही वहाँ पर जो मंजिलें हैं, उसके ऊपर 4थी मंजिल में तो फिर खला में खड़ा होगा कोई बंदा। और ये तो इसके लिए भी मुमकिन है, ये कह सकते हैं कि वो विजिबल नहीं है, वो विजिबल नहीं है। असल में 5 मंजिलें नहीं, 6 मंजिलें या 7 मंजिलें विजिबल नहीं है। वो ISI ने आंखों से गायब कर रखे हैं, दुनिया में किसी को नज़र नहीं आती हैं। उनका ख्याल ये होगा कि ISI ने अपने ही एक बड़े पुरजोर किस्म के जादू के जरिए जो है ना इनकी ऊपर की मंजिलें गायब कर दी हैं। वरना गोस्वामी जो है वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। जाहिल आदमी है वो। तो एक चीज़ है ना, इंडियन मीडिया का तो काम है पाकिस्तान के खिलाफ हर बार एक नई बात लेकर आता है जिनका हमें पता भी नहीं। बात क्या है, ये लो बात का कोई सर पैर तो हो। कोई सर पैर नहीं है। उसने जो बकना है बक देता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इंतहाई जाहिल आदमी है।
ऐसे जाहिल तो मैंने वाकई नहीं देखे हैं जाहिल दुनिया भर में बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसा जाहिल कोई नहीं देखा है जो इस तरह से जहालत को ढिठाई के साथ, कमाल ढिठाई के साथ बोलता है। ऐसा ढीठ किस्म का मैंने कोई ना तो कोई एंकर देखा है ना कोई तज्जिया करने वाला देखा है। इवन इंडियन मीडिया के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रेंडिंग में है इस वक्त। हाँ हाँ, वो तो इसका पागलपन तो कौन कहाँ ट्रेंडिंग करेगा। जब इतनी बड़ी बोंगी मारेगा, इतनी बड़ी जहालत की बात करेगा, तो जाहिर है इंडियन कब तक इसका झूठ सुनते रहेंगे, उनको पता होता है, लोग थोड़ी करेंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से भी कहा गया कि पंजशेर में पाकिस्तान की के मुतालिक जो रिपोर्ट है वो गलत है। पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वीडियो गेम की फुटेज थी और उसको कहा गया कि पाकिस्तानी ड्रोन है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये है सारी चीज़ें। अब ये भी हमारी सफाई में वहाँ न्यूयॉर्क टाइम आए या दुनिया का और कोई अखबार आए तो वो आकर बात करेगा। यानी एक तरफ हमें अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया की तरफ से मतौन भी किया जाता है, लेकिन इतने बड़े झूठ का पोल भी उन्हें ही खोलना पड़ता है कि जनाब इस तरह की सूरत हाल हुई है। और अमेरिका का इस वक्त तो महबूब नज़र तो इंडिया ही है ना। इस वक्त तो अमेरिका की आंखें सब दुनिया को छोड़ते सीधे इंडिया तक पहुंचती हैं। उनका ख्याल यह है कि हमें इंडिया से बहुत कुछ हासिल होगा और ये जाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है जिसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, जो हमें फ़ायदा देगी। और अमेरिका को बाद में पता चलेगा कि अमेरिका के ज़िवाल के अंदर सबसे बड़ा सबब जो था वो इंडिया था। इंडिया से दोस्ती, अमेरिकी के बतौर सुपर पावर जो उसका ज़िवाल करीब आ रहा है, उस ज़िवाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो इंडिया पर आए दो। सही। चलिए लगाई साहब, अफगानिस्तान के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। अब तो ज़ाहिर है पंजशेर को भी फतह कर लिया तालिबान ने, लेकिन तालिबान की हुकूमत को कबूल करने के हवाले से रवैया रखा गया है, दुनिया का जो रवैया है वो आप क्या समझते हैं? अभी कितना टाइम लगेगा कबूल करने में या ना कबूल करने में? क्या राय होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस सूरत हाल में मज़ीद क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान एक अलग मुल्क का नाम है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क का नाम है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट हो सकते हैं अफ़गानिस्तान का और अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दोनों का सब कुछ अलग अलग है। जोग्राफिया अलग है, तारीख़ अलग है, अहद अलग है, ज़माना अलग है और दोनों की अपनी अपनी डायनामिक्स हैं, डायनामिक्स भी अलग अलग हैं। हमें उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, इसलिए कि लैंड लॉक्ड है वो, तो उसको हमारी तरफ से फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन वो एक अलग मुल्क है। हमें इस तरह से सबसे पहले ये देखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जितनी तशवीश हमें होनी चाहिए इतनी तशवीश ईरान को भी हो, उज़्बेकिस्तान को भी हो, ताजिकिस्तान को भी हो, काज़ाकिस्तान को भी हो, तुर्कमेनिस्तान को भी हो, चाइना को भी हो, बेलारूसिया को भी हो, रशिया को भी हो, बाकी पड़ोसियों को भी हो, तुर्की को भी हो, और हमें उसमें उतनी ही तशवीश होनी चाहिए और हम उसी हिसाब से देख रहे हैं। वो एक आज़ाद मुल्क है, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है और आज़ादाना तौर पर हो रहा है। ये दुनिया देखे, ये दुनिया देखे। अगर कोई दुनिया किसी तमाशे की मुंतज़र है तो फिर अलग बात है कि जनाब हम इनकी नाकामी देखें या इनका फेल होना देखें या इनका सब कुछ देखें। बहरहाल वो फेल होने के वो कौन सा 15 अगस्त को जब उन्होंने पूरे उसको पता किया, उससे पहले वो कौन से कामयाब थे? सब यही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे थे, भाई दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है जी, दूर है, अब वो हो गया करीब। चलें, आपने अपनी फ़ौजें वहाँ से हटा ली, आप अपनी फ़ौजें वहाँ से ले गए, अमेरिका ले गया है। अब अमेरिका क्या करना चाहता है? वो अपना दुनिया के सामने अपना इंडिया ज़ाहिर करे, वो दुनिया को बताए कि जिस मुल्क को उसने पत्थर के दौर में ले जाने के लिए सब कुछ किया है, अब उस दौर की तामीर और तरक्की के लिए उसे क्या करना है वो बताए ना। अच्छा, फिर ये कि यहाँ महाज जंग रहा है, महाज जंग के बहुत से फरीक हैं जिनने इस मुल्क को जो है वो इस तबाही की हालत में से दो चार किया है, वो सब आए ना, इसकी तामीर नौ में हिस्सा लें। आप तालिबान की तामीर नौ ना करें, आप उस अफ़गानिस्तान की जिसको तहस नहस किया गया, जिसको तोड़ा बोरा बना दिया गया पूरे मुल्क को, वहाँ पर उसकी तामीर में हाथ बटाएं। फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अगर आपने दुनिया में मुस्तकिल ये फैसला कर लिया है कि मुसलमानों को ये दिखाना है कि सारे तालिबान जैसे हैं या उनका ये पोस्चर है, पाकिस्तानी भी ऐसे हैं, अरब भी ऐसे हैं, इंडोनेशी भी ऐसे हैं, मलाइशियन भी ऐसे हैं और सारे के सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, इनके अंदर मिलिटेंसी है, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये औरतों को इस तरह से बिहेव करते हैं, ये ख़वातीन को इस तरह से, बच्चों को इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये अगर आपने दुनिया को ये सबक पढ़ाना है तो सबक पढ़ाने के लिए आपका कुछ ख़र्चा कर रहे होंगे आप, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पीस मेकिंग एफर्ट्स करें, दुनिया को सुकून का सांस लेने दें। ये दुनिया जब से अमेरिका सुपर पावर बना है तब से लेकर अब तक सुकून से नहीं रही है।
वो हमेशा मुस्तकिल मसाइल का शिकार हो रही है। कभी कोरिया में जंग हो रही है, कभी फिलिपाइन में जंग हो रही है, कभी वियतनाम में जंग हो रही है, कभी लाओस में जंग हो रही है, कभी कंबोडिया में जंग हो रही है, कभी पाकिस्तान के अंदर साथ में अफगानिस्तान में जंग हो रही है, कभी ईस्ट पाकिस्तान, कभी कोई और इलाका। हमने तो सिर्फ जंग ही जंग देखी है। और फिर उसका नतीजा क्या निकला? में प्रॉक्सी वॉर की कोई सूरत हाल हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। हमारा दुश्मन है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन असल बात यह है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमारी रियासत अभी तक कंफ्यूज्ड है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से। मैं कहता हूं कि हालात भी तो ऐसे हैं ना, हालात भी तो ऐसे हैं ना। एक ज़माने तक प्रोपेगेंडा किया जाता है, अब भी अमेरिका कहता है कि हम पोस्ट 9/11 कंडीशंस को दोबारा रिव्यू करेंगे। भाई क्या रिव्यू करेंगे आप? आपने वहाँ जंग नहीं की, आपने वहाँ पर फ़ौजें नहीं भेजी, आप नेटो की फ़ौजें नहीं लेकर आए, आप दुनिया भर की फ़ौजें नहीं लेकर आए, आप फिलिपाइन की भी फ़ौजें लेकर आए, आप दुनिया भर से मुख्तलिफ लोग हैं, इंडिया की सारी एजेंसियाँ यहाँ आकर आपने बिठा दी, पूरी दुनिया की फ़ौजें यहाँ लाकर बिठा दी। उसके बाद आपने क्या किया? क्या वहाँ देखा कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर मौजूद है? अगर आपको नज़र आया है तो आप दुनिया को बताओ यार, अगर नहीं है तो खेल बंद करो इस खेल को। अमेरिका ने दुनिया के साथ मजाक किया हुआ है। लैटिन अमेरिका में एक और मजाक चल रहा है, अफ्रीका में एक और मजाक चल रहा है, एशिया में एक और मजाक चल रहा है। आप दुनिया को मजाक खाना बना रखा है। अब क्या हो गया? अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका एक तरफ हो गया, यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि भाई हमारे साथ भी खेल हो रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन ये समझता है कि अमेरिका और अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हमारे साथ भी कोई खेल खेल रहे हैं, बरतानिया समेत, तो वो तो बातें सामने आ जाती हैं ना, कोई रहने वाली बात होती है। बिल्कुल लगाई साहब, जो इंडो पैसिफिक मुआहदा हुआ है 15 सितंबर को अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उस पर यूरोपीय यूनियन काफ़ी नाराज़ है। हाँ, तो यूरोपीय यूनियन के नाराज़ होने का हक है। इंडिया, इसका बरतानिया का ब्रेग्जिट का क्या था, क्या वजह क्या थी उसको वहाँ से अलग हो जाने की? क्यों उससे अलग हो रहे थे? और बरतानिया को कौन सी बरतानिया मार्गरेट थैचर की और अमेरिका रैगन की माइंडसेट के साथ और डॉक्ट्राइन के साथ कमिटमेंट होकर, उसकी कमिटमेंट के साथ खड़ा हुआ है कि जनाब हम निकल आए हैं उस दौर से जिस दौर में सोवियत यूनियन हुआ करता था। हम निकल आए उस दौर से जिस दौर में यूनियन अपना किरदार अदा करती थी। हम निकल आए उस दौर से जब सरमायादारी को खतरात लाहक थे। हम निकल, भाई नहीं, ये क्राइसिस में है, आप भी क्राइसिस में है, दुनिया भी क्राइसिस में है। इस वक्त इस ग्लोब के अंदर क्राइसिस ही क्राइसिस है। उस क्राइसिस का मरकजी नुक्ता जो है वो सुपर पावर है, अमेरिका है। ये इनको नजर नहीं आ रहा है, ये देख नहीं रहे हैं। वो समझ रहे हैं ओ भाई आपके यहाँ तो सिस्टम में इतनी बड़ी खराबियां हैं कि एक ऐसा शख्स आपके यहाँ प्रेसिडेंट हो सकता है जिसके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, चलें लगाई साहब, हमें ब्रेक लेनी है। इन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कल बरसी मनाई जाएगी गढ़ी खुदाबख्श में। उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कल मीर मुर्तज़ा भुट्टो की 25वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी और इस हवाले से उनकी जो बेटी हैं फ़ातिमा भुट्टो, उनकी जानिब से एक इंतहाई जज्बाती पैगाम भी दिया गया। ट्विटर पर उन्होंने कहा, वालिद के साथ अपने बचपन की एक यादगार तस्वीर शेयर की और कहा कि मैं आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लगाई साहब, ज़ाहिर बड़ा जज्बाती सा पैगाम है फ़ातिमा भुट्टो की जानिब से। मीर मुर्तज़ा भुट्टो से मैंने भी आपसे पूछा, आपकी कभी मुलाकात रही है? तो आप उनसे मिल चुके हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कैसी शख्सियत के वो मालिक थे और जब उनका मर्डर हुआ, ज़ाहिर उनको शहीद किया गया, उस वक्त क्या आलम था? एक एक लम्हे की एक एक सारी चीज़ें इस तरह हमारे सामने हैं, ये सब कुछ सामने हुआ। यानी पूरे 1 घंटे तक जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़े रहे और बराबर में अस्पताल था, उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया और उन लोगों ने उठाने नहीं दिया। वो पुलिस थी और उनके अंदर कौन सी ताकत थी, कौन सी कि बहन वज़ीर आज़म है और भाई की इस तरह से पड़ी हुई है। फिर डाला गया कि जनाब इसमें बहन मुलव्वस है, खुदा न खास्ता वो अपनी जान से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ समझती थी। ये मर जाने वालों के पीछे हमें इस तरह की इल्ज़ामबाजी लोगों को नहीं करनी चाहिए। ना आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट के वो जो ट्रिब्यूनल था
उसमें कहा था कि मुझे एक लम्हे को भी शक हो जाए कि मेरा शौहर इसमें मुलविस है तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करूँगी, मैं इनसे हट जाऊँगी और ये मैं फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो सारा ताकत लगा दूँगी। तो आप मजाक समझते हैं कि इनके साथ ये हो, बहुत ही जवानी में आए, आलम शबाब में उससे ज़िंदगी छीनी गई और वो एक बहुत जज्बाती नौजवान थे और बहुत ही ज़्यादा विजनरी थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते थे। उनके अंदर एक ख़ास जज्बाती रवैया था टू द पीपल, टूवर्ड्स द मासेस, टूवर्ड्स द कॉमनर। वो आम इंसानों के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे। और फातिमा भुट्टो ने ठीक कहा है, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता है जब वो अपने वालिद को याद नहीं करते हैं। और कोई भी शख्स अभी अपने वालिद को इस तरह की मौत के बाद भुला नहीं सकता, एक लम्हे को भी नहीं उसके जहन से आज भी याद आता है। और बिल्कुल यही हालत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिस हालत में उन्होंने भाई की मैयत वसूल की। फिर जिस तरह से वो हमने देखा था कि नंगे पैर चलते हुए जिस तरह से वो अपने भाई की मैयत को साथ लेकर अलमुर्ज़ा में रखी हुई थी, एक एक लम्हा याद आता है। एक ऐन उसी वक्त जब अभी लाश की तदफीन नहीं हुई है, फारूक लगारी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। बताएं, सुप्रीम कोर्ट संडे का दिन था, एतवार का दिन था, बंद थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को उस दिन बंद वाले दिन में ये रेफरेंस भेजा कि इस इश्क पर मेरा अख्तियार है या वज़ीर आज़म का अख्तियार है। आप तो ये बाद में भी बात कर सकते थे। और मैंने जब फ़ोन पर बात की मोहतरमा से, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और उसी दिन उसी वक्त मैं यहाँ कराची में था और फिर उसके बाद हम वहाँ भी पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, फारूक तो यहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा यहाँ बैठे हुए थे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस देकर आए थे। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है इस ख़ानदान ने जिन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ और आज तक अच्छा किया है, उन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। जिन अफराद से, जिन इदारों से कमाल कर दिया उन्होंने। यानी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। और पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो तवानाई पैदा करने का, जो क़ुव्वत पैदा करने का, जो सलाहियत पैदा करने का जो अमल है वो इन्होंने शुरू किया था। इवन इन सुप्रीम कोर्ट, इवन हर इस जगह। और फिर इस मुल्क को आइन दिया। उनके ख़ानदान के साथ क्या हुआ, जिसने इस मुल्क को, टूटे फूटे मुल्क को नए सिरे से जोड़ कर 5-6 साल के अंदर जो एक असर नौ तामीर की, जिसकी फिर हमने उसके साथ क्या किया। मुझे जनरल ज़ियाउल्लाह की बीवी का इंटरव्यू याद आता है। उसने कहा था कि मेरे घर में 3 दिन खाना नहीं बना था। ये फांसी देने वाले की बेगम ये कह रही हैं कि हमारे घर में 3 दिन सोग में खाना नहीं बना था। और मुर्जा की मौत भी इसी तरह से थी और आज तक कातलों का भी पता नहीं चल सका। लगाई साहब, शाह लतीफ़ भटाई के उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और बुध को सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है। उनके जो सूफियाना कलाम है वो मोहब्बत और अमन का दर्ज देते हैं और जो इश्क़ हकीकी की तड़प है वो उनके कलाम में साफ नज़र आती है। क्या कहेंगे आप शाह लतीफ़ भटाई साहब के बारे में? वाजाए वतन ख्याऊं जेत मयास गौर मुंजी सुमरा कज पम्हारन पास सारी डिज सुरतई मंझा वलनी वास मोयाई जिया जे वंजे मढ़ मलीर में सुता उथी जाग निंड न कजे एतरी सुल्तानी सुहाग निंड कंदे न मिले माण्हू सब न सुहणा पखी सब न हंज कह कह माण्हू मंझ अचे बुए बहार जी। शाह लतीफ़ अजीम थे। शाह लतीफ़ इस धरती का एसेंस थे। सिंधी, मैंने अभी सिंधी में आपको शाह लतीफ़ के कुछ बैत सुनाए हैं। शाह लतीफ़ इस धरती के अंदर जो एसेंस है, इसकी जो रूह है, इस धरती की, इस ज़मीन की, सरज़मीन की, इस पूरी की पूरी इंडस की वैली की जो सरज़मीन की जो खुशबू है वो शाह लतीफ़ की रूह में समाई हुई थी। वो इस साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, ऐ मेरे अल्लाह मेहरबानी करना मेरे सिंध में हमेशा खुशहाली रहे, कहत कभी ना पड़े, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे दिलदार, ऐ मेरे महबूब, सारी दुनिया को भी खुश रखना, सारी दुनिया में भी अमन हो, मेरे सिंध में भी हो, पूरी दुनिया में भी अमन हो, सारी दुनिया को भी अमन नसीब हो, सारी दुनिया को भी खुशी और खुशहाली नसीब हो। ये शाह लतीफ़। ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।